हाल ही में इंडिया के नए पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन हुआ और इस नए पार्लियामेंट में बनी एक म्यूरियल पेंटिंग को लेकर दुनिया भर में चर्चा हो रही है। दरअसल इस पेंटिंग में अखंड भारत का मैप बनाया गया है। इसमें गौतम बुद्ध के बर्थ प्लेस लुम्बिनी से लेकर पुरुषपुर, सौवीर और उत्तराप्रस्थ जैसे कई पुराने शहर दिखाए गए हैं। आज के टाइम में ये नेपाल और पाकिस्तान के हिस्से हैं। इसी वजह से इसे लेकर पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल जैसे देशों में बहुत नाराजगी देखी जा रही है। पाकिस्तान ने कहा कि ये इंडिया के एक्सपेंशनिस्ट माइंडसेट को दिखाता है। नेपाल ने इस मैप का विरोध करते हुए अपने यहाँ ग्रेटर नेपाल का मैप लगा दिया है। बांग्लादेश ने तो इन सब से 4 कदम आगे बढ़ते हुए इंडिया से इस पर क्लैरिफिकेशन मांग लिया है। हालांकि इन सब का जवाब देते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने ये साफ कर दिया है कि ये इंडिया का पॉलिटिकल नहीं बल्कि कल्चरल मैप है जो द ग्रेट अशोका के एम्पायर को दिखाता है। पार्लियामेंट में लगा ये मैप भले ही कल्चरल हो लेकिन अखंड भारत का कॉन्सेप्ट अक्सर चर्चा में रहता है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे कि अखंड भारत क्या है और कौन कौन से देश इससे अलग हुए हैं। व्हाट इज अखंड भारत? विश्व गुरु, सोने की चिड़िया, जम्बू द्वीप, आर्यवर्त, ये सभी नाम हमारे प्यारे भारत देश के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पुराणों में 7 महाद्वीपों का जिक्र मिलता है जिसमें से एक जम्बू द्वीप भी है और इसी जम्बू द्वीप का हिस्सा है भारतवर्ष। आर्यों का देश होने की वजह से इसे आर्यवर्त भी कहा जाता है। इस वक्त भारतवर्ष में ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, तिब्बत, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे देश शामिल थे। सबसे पहले 321 बीसी में मौर्यन एम्परर चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत के सभी बिखरे हुए गणराज्यों को जीतते हुए एक बड़ा एम्पायर खड़ा किया। चंद्रगुप्त के पोते द ग्रेट अशोका, उनके टाइम में इंडिया की बाउंड्रीज सबसे ज्यादा एक्सपैंड हुई और उस टाइम के भारत को अखंड भारत कहा जाता है। हाउ डिड अखंड भारत ब्रेक? 185 बीसी में मौर्यन एम्पायर के डिक्लाइन के साथ ही अखंड भारत एक बार फिर बिखर गया, जिससे नॉर्थ में शक, सातवाहक, किन, शांग, कुषाण और साउथ में चोल, चेर और पांड्या जैसे किंगडम बने। गुप्ता डायनेस्टी के बाद अखंड भारत और भी खंड खंड होता चला गया और ईरान, तिब्बत, थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया और इंडोनेशिया अलग होते गए। इसके अलावा टाइम टाइम पर भारत पर यूनानी, ईरानी, अरबी, तुर्की और यूरोपियन हमले होते रहे, जिससे भारत कई हिस्सों में टूटता रहा। चलिए अब बात करते हैं उन देशों की जो अखंड भारत से अलग होकर बने। नंबर 1, नेपाल। नेपाल देवघर के नाम से जाना जाता था और ये अखंड भारत का हिस्सा था। माता सीता का जन्म मिथिला में हुआ था जो कि नेपाल में है। भगवान बुद्ध का जन्म भी नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। 4वीं शताब्दी में ये गुप्ता डायनेस्टी का एक स्टेट था। 7वीं शताब्दी में इस पर तिब्बत ने कब्जा कर लिया था। 11वीं शताब्दी में नेपाल में ठाकुर वंश, फिर मलल वंश आया। इसके बाद गोरखाओं का राज आया। यहाँ पर 1560 के आसपास हिंदू आर्य लोग का शासन रहा। इसके बाद अंग्रेजों ने नेपाल पर कब्जा कर लिया। जब इंडिया में फ्रीडम मूवमेंट चल रहा था तो अंग्रेजों ने सन 1904 में सुगोली नाम की जगह पर नेपाल से संधि कर ली और नेपाल को इंडिपेंडेंट कंट्री डिक्लेयर कर दिया। लेकिन इनडायरेक्टली नेपाल अंग्रेजों के अंडर ही रहा। 1923 में ब्रिटेन और नेपाल में फिर संधि हुई और नेपाल पूरी तरह आजाद हो गया। नंबर 2, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का पुराना और ओरिजिनल नेम उपगणस्थान था। अफगानिस्तान कांधार और कंबोज के कुछ हिस्सों को लेकर बना था। इस पूरे स्टेट में हिंदू शाही और पारसी राजवंशों का शासन रहा। बाद में यहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ और बौद्ध राजा भी बने। धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी और पांडवों के मामा शकुनी भी अफगानिस्तान के थे। अफगानिस्तान पर कई अटैक्स भी हुए। यहाँ पर सबसे पहले सिकंदर ने अटैक किया। उसके बाद 7वीं शताब्दी में अरब और तुर्क के मुसलमानों ने और फिर दिल्ली सल्तनत के मुस्लिम शासकों ने अटैक करके अपनी सत्ता कायम की। इसके बाद अंग्रेजों ने इस पर कब्जा करके यहाँ भी अपनी हुकूमत चलाई। 18 अगस्त 1947 को अंग्रेजों ने अफगानिस्तान को आजाद कर दिया और अफगानिस्तान इंडिया से अलग हो गया। फिलहाल यहाँ तालिबान की हुकूमत चलती है। नंबर 3,
तिब्बत। अखंड भारत में तिब्बत को त्रिविष्ट्य के नाम से जाना जाता था। त्रिविष्ट्य में ऋषिका और तुषाण नाम के 2 स्टेट हुआ करते थे। उस टाइम ये देवलोक का हिस्सा था। ऐसा माना जाता है कि आर्य यहीं के मूल निवासी थे। तिब्बत में पहले हिंदू धर्म और बाद में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। आज ये बौद्ध धर्म का गढ़ बन चुका है। सन 1207 में यहाँ शाक्य वंशियों का शासन शुरू हुआ। 19वीं शताब्दी तक तिब्बत ने अपनी आजादी को बनाए रखा, लेकिन सन 1907 में ब्रिटिश इंडिया और चीन में बैठक हुई, जिसमें तिब्बत को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। तिब्बत का पूर्वी हिस्सा चीन को और दक्षिणी हिस्सा भारत को मिला, जो लामा के पास रहा। सन 1954 को पंडित नेहरू ने तिब्बत को चीन का हिस्सा मान लिया और आज पूरे तिब्बत पर चीन का कब्जा है। नंबर 4, भूटान। भूटान ज्योग्राफिकली भारत से जुड़ा हुआ है। भूटान नाम का ओरिजिन भी संस्कृत में ही है। कहा जाता है कि ये विदेही जनपद का हिस्सा था। भूटान में हिंदू एवं बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं। ब्रिटिश शासन काल में यहाँ 1907 में राजशाही की नींव पड़ी थी। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो आजादी के 2 साल बाद 1949 में भारत भूटान के बीच एक समझौता किया गया। इस समझौते के तहत भारत ने भूटान की वो सारी जमीन उसे लौटा दी जो अंग्रेजों ने कब्जा कर रखी थी। नंबर 5, म्यांमार। म्यांमार भी भारत से सटा हुआ पड़ोसी देश है। म्यांमार को बर्मा के नाम से भी जाना जाता था। पहले इसे ब्रह्म देश कहा जाता था। द ग्रेट अशोका के टाइम म्यांमार बौद्ध धर्म और संस्कृति का ईस्टर्न सेंटर बन गया था। हालांकि जैसे जैसे भारत में ब्रिटिश हुकूमत का राज बढ़ता गया तो 1886 ई में बर्मा भी ब्रिटिश इंडियन एम्पायर के अंडर आ गया, लेकिन अंग्रेजों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत म्यांमार को भारत से अलग कर दिया था। नंबर 6, श्रीलंका। रामायण में श्रीलंका का नाम रावण से जुड़ा है और तब श्रीलंका भारतवर्ष का ही हिस्सा होता था। कहा जाता है कि 5076 बीसी पहले भगवान राम ने रावण का संहार कर श्रीलंका को भारतवर्ष का एक जनपद बना दिया था। द ग्रेट अशोका के टाइम में श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ और ये हिंदू स्टेट से बदलकर बौद्ध धर्मी स्टेट बन गया। एक टाइम में श्रीलंका भारत के चोल और पांडे एम्पायर के अंडर भी आता था। अंग्रेजों ने 1818 में इसे पूरी तरह अपने कब्जे में ले लिया। हालांकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 4 फरवरी 1948 को श्रीलंका को भारत से अलग करके एक आजाद देश बना दिया गया। नंबर 7, इंडोनेशिया। आज के टाइम में इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा आबादी मुसलमानों की है, लेकिन खास बात यह है कि इसी के एक द्वीप बाली के लोग आज भी हिंदू धर्म को मानते हैं। इंडोनेशिया में 7वीं से लेकर 8वीं सदी तक पूरी तरह हिंदू वैदिक कल्चर को फॉलो किया जाता था। इसके बाद 13वीं सदी तक यहाँ बौद्ध धर्म तेजी से फैला फूला। इसके बाद धीरे धीरे इंडोनेशिया पर अरब के मर्चेंट्स ने आना जाना शुरू किया, जिसके बाद यहाँ इस्लाम तेजी से फैलने लगा। इंडोनेशिया पहले डच के कॉलोनियलिज्म का हिस्सा था। 350 साल राज करने के बाद 17 अगस्त 1945 को नीदरलैंड ने इंडोनेशिया को आजाद कर दिया। नंबर 8, कंबोडिया। आप में से बहुत कम लोग ही जानते होंगे कि एक जमाने में कंबोडिया भी भारत का ही हिस्सा था। एंशियंट टाइम के कंबोज देश को पहले कंपूचिया और बाद में कंबोडिया कहा जाने लगा। कहा जाता है इस देश को एक ब्राह्मण ने बसाया था। ऐसा माना जाता है कि पहली शताब्दी में कौंडिन्य नाम के एक ब्राह्मण ने हिंद चीन में हिंदू स्टेट की नींव डाली थी। कंबोडिया को 1953 में फ्रांस से आजादी मिली। दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर अंकोर वट भी कंबोडिया में ही है। नंबर 9, वियतनाम। वियतनाम को पहले चंपा के नाम से जाना जाता था और यहाँ रहने वाले लोग चाम कहलाते थे। आज के टाइम में चाम वियतनाम और कंबोडिया की सबसे बड़ी माइनॉरिटी है। यहाँ के लोग शैव धर्म को मानते थे। बाद में यहाँ मुस्लिमों का शासन हुआ तो चाम भी मुस्लिम हो गए। 1825 में चंपा के ग्रेट हिंदू स्टेट का खात्मा हुआ। बाद में इस हिस्से पर फ्रांस का कब्जा हो गया। एक जमाने में हिंदुओं का गढ़ रहे वियतनाम में आज हिंदू आबादी खत्म होने की कगार पर है। आज के टाइम में यहाँ बौद्ध धर्म का बोलबाला है। नंबर 10, थाईलैंड।
एंशियंट टाइम में थाईलैंड को श्याम देश के नाम से जाना जाता था और ये मालय स्टेट का हिस्सा था। 1238 ईस्वी में सुखोथाई एम्पायर की नींव पड़ी, जिसे पहला बौद्ध थाई स्टेट माना जाता है। इसके बाद 1782 में बैंकॉक में चक्री डायनेस्टी की नींव पड़ी, जिसे मॉडर्न थाईलैंड की शुरुआत माना जाता है। थाईलैंड की यूरोपियन कंट्रीज के साथ लंबी लड़ाई चली। 1992 में हुए सत्ता पलट में थाईलैंड को एक नई कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की डिक्लेयर कर दिया गया। तो दोस्तों, ये थी अखंड भारत की ग्लोरियस हिस्ट्री। अखंड भारत को लेकर आपका क्या मानना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।